अपराध के शिकार हुए ज्यादातर लोग अपराध दर्ज ही नहीं कराते। वहीं दूसरी ओर बड़े साइबर अपराधी देश से बाहर जाकर इस तरह के अपराधों को अंजाम देते हैं, जिससे वो पुलिस के चंगुल में आसानी से नहीं आ पाते। सरकार को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे ज्यादा प्रभावी साइबर कानून बनाया जा सके। तो आज कानूनी पहलू में हम बात कर रहे हैं अपराध की, यानी साइबर क्राइम की। इसके बारे में हम बात करेंगे एडवोकेट विवेक नासा से। विवेक सर, वेलकम। थैंक यू। तो आपके भी अगर कोई सवाल हो, आप कुछ जानना चाहते हो, किसी तरह की कोई दुविधा में हो कि साइबर क्राइम क्या है, किस तरह से इसे बचा जा सकता है, तो आप कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर स्क्रीन पर अब फ्लैश होंगे। वकील साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे साइबर अपराध, साइबर क्राइम आखिर क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? साइबर क्राइम जैसे कि नाम ही है इसका, ऐसा कोई भी क्राइम जो कि साइबर स्पेस में किया जाए। साइबर स्पेस में मतलब ऐसे वो क्राइम्स जो या तो कंप्यूटर या फिर किसी भी दूसरे कम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू किए जाएं, जिसको हम साइबर स्पेस कहेंगे। चाहे इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, या एसएमएस के थ्रू कोई भी ऐसे क्राइम किए गए, उनको हम साइबर क्राइम कहेंगे। अब उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? ऐसा कोई भी क्राइम जो कंप्यूटर रिलेटेड हो, जैसे कि किसी की इंफॉर्मेशन के बगैर या बिना इजाजत के कोई भी दूसरे के कंप्यूटर में हैक कर जाए या इंट्रूड कर जाए, उसमें से कोई इंफॉर्मेशन चुरा रहे, किसी दूसरे के कंप्यूटर में से किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस के द्वारा उसकी इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर ले, कॉपी कर ले या फिर डिलीट कर दे, ऐसी कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चुरा ले, या ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको ब्लॉक कर दे, या ऐसे कोई भी ऑफेंसेस जैसे कि अवमानना जैसे शब्द कुछ, ऐसी कोई ईमेल्स भेज दे, थ्रेटनिंग ईमेल्स, वो सब साइबर क्राइम में आएगा। ऐसी कोई भी पोर्नोग्राफी है, अश्लील मटेरियल है जो कि इंटरनेट के थ्रू बेचा जा सके, वो सब साइबर क्राइम में है। मोबाइल फोन के थ्रू किसी का एमएमएस बना लिया, एमएमएस अपलोड कर दें, वो भी साइबर क्राइम के दायरे में आएगा। तो ऐसे सारे क्राइम्स, चाहे कोई फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो ऐसे कोई भी क्राइम्स जो कि कंप्यूटर या उससे रिलेटेड मीडियम के द्वारा किए जाएं, वो सब साइबर क्राइम में आएगा। वैसे तो कानून में कहीं साइबर क्राइम डिफाइंड है नहीं, पर ये सारी चीजें साइबर क्राइम में ही आती हैं। जी वकील साहब, सबसे पहले बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स की। ये बहुत ओपन और वेरी वास्ट एरिया है, हर एक यूज करता है, धड़ल्ले से यूज करता है, लेकिन मेजर्स कई बार यूज नहीं करते। सिक्योरिटी की अगर बात करें, बहुत आसानी से अपलोड हो जाती हैं पिक्चर, शेयर भी हो जाती हैं, बहुत कुछ कमेंट्स भी आ जाते हैं। तो इसमें क्या क्या आपके साथ हो सकते हैं क्राइम, अगर आप ओपनली शेयर करते हैं सारी इंफॉर्मेशन किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे? तो जी बिल्कुल ठीक बात कही। आज के समय में हर कोई सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज करता है। बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं और कुछ तो इतनी फेमस है कि हर कोई दिन में 10 बार यूज करना चाहता है। आजकल मोबाइल फोन्स में इंटरनेट आ गया है, वो मोबाइल ऐप्स डाउनलोड करके मोबाइल फोन्स के थ्रू ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स को हम एक्सेस कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हम जो डेटा डालते हैं कि कितना सिक्योर है, हमें ये जानना जरूरी है। कई बार हम कभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते ही नहीं कि क्या हमारा डेटा उसमें सिक्योर है या नहीं है। हम अपने मोबाइल डिवाइसेस में भी मोबाइल ऐप्स डाल लेते हैं, जो कि वो मोबाइल ऐप्स की क्षमता होती है वो आपकी लोकेशन, आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा, आपकी फोन बुक, आपके फोन कॉन्टैक्ट्स, उनको एक्सेस कर सकती हैं और अपने जहां उनके जिस कंपनी के सर्वर्स हैं वहां पहुंचा देती हैं इंटरनेट के द्वारा। आप फोटो अपलोड करते हैं, आपके फोन्स में से अपने आप भी फोटो अपलोड हो जाती हैं, आप उन्हें शेयर करते हैं, वो पूरी पब्लिक देख सकती है। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब साइबर क्राइम इतना फैलता जा रहा है और उसे रिस्ट्रेन करना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं जिसका इंसान को ध्यान रखना चाहिए जब आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज कर रहे हैं। मसलन आपके कुछ फोटोग्राफ्स अगर हैं कुछ, तो आप उनको सिक्योर करें, उसको ज्यादा किसी लोगों के साथ शेयर मत करें। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको आप जानते नहीं उसे ऐड ना करें, क्योंकि आप उस पर जो भी शेयर कर रहे हैं ये ओपन पब्लिक के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है और मिसयूज भी किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें महिलाओं के अगेंस्ट स्पेशली, जिसमें महिलाओं की फोटो कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद उनका फेक अकाउंट बना देते हैं। उस फेक अकाउंट से उनके दोस्तों को, उनके मित्रों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं और उस जो फेक अकाउंट बनाया होता है उससे अश्लील मैसेजेस भेजना शुरू कर देते हैं। एक बार जब उनके दोस्त उस फेक अकाउंट को ऐड कर लेते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाएं, अपनी फोटोज कम से कम शेयर करें, अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कम से कम शेयर करें सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। हमें समझना पड़ेगा ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है ये एक पब्लिक फोरम है और जो भी आप उस पर पोस्ट कर रहे हैं ये एक पब्लिक डोमेन में आ जाता है। इवन कई बार शायद इंसान को हमें सब्सक्राइबर्स को पता भी नहीं होता
कि ये जो फोटोग्राफ्स हैं, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये गूगल के द्वारा अगर आप कोई सर्च करना चाहे तो सर्च भी कर सकता है, और आपकी फोटोग्राफ्स एक अलग लिंक में सेव की जाती हैं। यानी कि अगर उस फोटोग्राफ्स का एक लिंक जो कि जनरेट हुआ वो किसी के पास मिल गया, उस किसी भी व्यक्ति के पास है, तो बिना लॉगिन किए भी आपकी फोटो एक्सेस कर सकता है। इसीलिए महिलाओं को तो हिदायत है, एडवाइस है कि कम से कम फोटोग्राफ शेयर करें, और अगर करनी भी है तो उन्हें सिर्फ अपनी फ्रेंड्स तक सीमित रखें और थोड़े समय बाद उन्हें डिलीट भी कर दें। जी वकील साहब, हैकिंग हो जाती है कई बार कि ईमेल हैक हो गए या कुछ भी हैक हो गया। व्हाट इज हैकिंग और ये किस तरह होती है? हैकिंग का मतलब है किसी भी सिस्टम के अंदर इंट्रूड कर जाना। अब कोई भी सिस्टम ले लीजिए, या हम उसको ईमेल अकाउंट मान लें, कोई प्रोटेक्टेड सिस्टम हो, कोई भी नेटवर्क हो, उसमें अगर कोई इंट्रूड कर पाने में कोशिश में कामयाब हो जाता है, उसे हैकिंग कहते हैं। अब कोई भी सिक्योर सिस्टम है, उसमें पासवर्ड लगे होते हैं, चाहे हमारे ईमेल्स हैं, ईमेल्स के भी आपके पासवर्ड्स हैं, तो आपके कंप्यूटर्स में भी पासवर्ड्स हैं, नेटवर्क के भी पासवर्ड्स होते हैं। पर जो हैकर्स हैं वो अलग अलग प्रोग्राम्स के द्वारा अलग अलग ऐसे प्रोग्राम्स जो कि पासवर्ड को तोड़ सकें, अलग अलग सोर्स कोड को ब्रेक कर सकें, एल्गोरिथम्स के साथ साथ वो ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं जिनकी वजह से वो पासवर्ड्स को ब्रेक करने में कामयाब हो जाते हैं। जब वो कामयाब हो जाते हैं तो आपके सिस्टम में का एक्सेस मिल जाता है, चाहे वो आपके ईमेल अकाउंट्स हैं, चाहे आपके सिक्योर सिस्टम्स हैं, चाहे सिक्योर नेटवर्क्स हैं। एक बार अगर कोई भी इंट्रूड कर जाता है आपके नेटवर्क में, आपके ईमेल अकाउंट में, इसको हैकिंग कहते हैं, क्योंकि उसका अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल गया उसको। वो ऑथराइज तो नहीं है, आपने तो उसे ऑथराइज नहीं किया अपना ईमेल अकाउंट एक्सेस करने के लिए, अपना नेटवर्क एक्सेस करने के लिए, पर वो अनऑथराइजली जब वो नेटवर्क को एक्सेस कर पाता है अपने द्वारा बनाए गए किसी भी सिक्योरिटी ब्रीचेस करके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के द्वारा, इसको हैकिंग कहते हैं। जी वकील साहब, जैसे आपने महिलाओं की बात की, खासकर यही होता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट पे इन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी जाती है, चाहे जानते हो या ना जानते हो। कई बार ऐसी ईमेल्स आती हैं जो अनवांटेड होती हैं। ऐसे में एक महिला क्या कर सकती है, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब भी आप एक सोशल नेटवर्किंग साइट पे हैं? तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। महिलाओं के साथ ऐसा बहुत होता है कि अनवांटेड फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं, अनवांटेड मैसेजेस आ जाते हैं, अनवांटेड ईमेल्स आती हैं, उनका ईमेल्स के थ्रू पीछा किया जाता है। कई बार वो ईमेल्स और मैसेजेस अश्लील भी हो सकते हैं। अब ऐसे में क्या करें कि ऐसे में सबसे पहले आप पुलिस पे कंप्लेंट कर सकते हैं। ये एक क्राइम है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर तो ये क्राइम है ही है, साथ में इंडियन पीनल कोड में भी ये क्राइम है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 आने के बाद ये 354 डी में एक क्राइम है और उसमें 3 साल तक की सजा है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी इस तरीके का काम करना, महिलाओं के प्रति इस तरीके के मैसेजेस भेजना, अनवांटेड मैसेजेस भेजना, ये सेक्शन 66A में भी ऑफेंस माना गया है। और इसके तहत आप इसमें क्या करें कि आप जाके पुलिस के पास कंप्लेंट कर सकते हैं, साइबर सेल के पास कंप्लेंट कर सकते हैं, और वो उस पर जरूर एक्शन लेते हैं। जी चलिए, तो आज हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम पर, यानी कि साइबर से जुड़े अपराध अगर होते हैं आपके साथ या किसी भी वजह से आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि विवेक नासर सर जो हैं हर बार ही आते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं। तो अगर आपके कोई सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, पर हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है साइबर क्राइम। तो इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वकील साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमने कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी अपराध हैं उन पे बात की। क्या मोबाइल फोन से किया गया कोई अपराध भी साइबर क्राइम के दायरे में आता है? बिल्कुल आएगा। मोबाइल फोन से किया गया कोई भी क्राइम जो कि साइबर स्पेस में किया गया है वो साइबर क्राइम के दायरे में ही आएगा। आजकल हर मोबाइल में इंटरनेट की सुविधा है। आजकल स्मार्टफोन्स आ गए हैं, पीडीएस हैं जो कि पाम डेस्कटॉप असिस्टेंट्स होते हैं, स्मार्टफोन्स हैं जिनको हम इजीली स्मार्टफोन्स कहते हैं। हर फोन में इंटरनेट है। इंटरनेट के थ्रू एमएमएस भेज सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जा सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो ईमेल, थ्रेटनिंग ईमेल्स भेज देते हैं फोन के थ्रू। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे थ्रेटनिंग मैसेजेस भेजते हैं, अनवांटेड मैसेजेस भेजे जाते हैं, अनवांटेड फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं। इस तरीके के जो भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं उनके थ्रू कोई भी क्राइम किया जाएगा
तो वो साइबर क्राइम के दायरे में ही आएगा, यानी कि उसके ऊपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के प्रावधान लागू होंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस है, जैसे कि फोन, लैपटॉप या ऐसे कोई भी पीडीएस जो एक नेटवर्क पे जाके कम्युनिकेट किया जा सके, जिनके थ्रू इंटरनेट के द्वारा, वो सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के दायरे में आते हैं। और इससे किया गया कोई क्राइम, वो सब साइबर क्राइम के दायरे में ही आएगा। जी वकील साहब, कई बार एमएमएस बना लिया जाता है या आपकी वॉइस इलीगली रिकॉर्ड कर ली, क्या ये सब भी इसी क्राइम के दायरे में आएगा और फिर क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर किसी महिला का अश्लील एमएमएस बना लिया जाता है और उसे इंटरनेट पे अपलोड कर दिया जाता है, तो ये बहुत ही बड़ा क्राइम है। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के जो प्रावधान है वो तो एप्लीकेबल होंगे ही होंगे, जिसमें 5 से 7 साल तक की सजा और 1 से 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता के प्रावधान भी इसमें एप्लीकेबल होंगे और सेक्शन 354C उसके अनुसार 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो अगर इस तरीके का कोई एमएमएस बना लिया जाता है और कोई अपलोड करने की कोशिश करता है, तो ये साइबर क्राइम है। जाके कंप्लेंट करें, डरे नहीं, कंप्लेंट करें पुलिस को, और जिसने भी ऐसा किया है उसको जरूर सजा मिलेगी। इसी तरीके से कोई किसी की रिकॉर्डिंग कर लेता है बिना जाने। अब अगर ये रिकॉर्डिंग कर ली, अगर वो आपके लिए इनकन्वीनियंस पैदा कर रही है, अनोइंग है आपके लिए, और वो कंप्यूटर मीडियम के द्वारा वो ट्रांसमिट भी की जाती है, तो ये सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के दायरे में आएगा। इसमें 3 साल तक की सजा है और फाइन का भी प्रावधान है, तो ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। जी वकील साहब, कई बार देखा गया है, ये सुनने में भी आता है कि चेंजिंग रूम में हिडन कैमरास लगा देते हैं लोग, तो वो आप कैसे जज कर सकती हैं लेडीज की हाँ यहाँ पे हिडन कैमरास हैं, या अगर कुछ हो भी जाता है, कोई एमएमएस बन भी गया और अपलोड हो गया, कहाँ कंप्लेन करें, कैसे हमें पता चलेगा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है? जी, जो आपके प्रश्न का पहला भाग था, जिसमें कि आपने पूछा कि चेंजिंग रूम्स में, पब्लिक चेंजिंग रूम्स में हिडन कैमरास लगे होते हैं। वैसे तो इन हिडन कैमरास को आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो हमारा सजेशन यही है कि ऐसी किसी भी जगह, ऐसी किसी भी पब्लिक प्लेस पे जहां आपको भरोसा ना हो, आप चेंजिंग रूम में चेंज ना करें। आप कोशिश करें कि कम से कम इस तरीके के चेंजिंग रूम्स को आप यूज करें, जहां भरोसा हो वहीं जाएं। अब हर जगह तो आप प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, कहीं मॉल्स में या कहीं कपड़े खरीदने गए, जरूर आप चेंजिंग रूम यूज करेंगे ही। और इवन अदरवाइज भी किसी महिला के प्राइवेट पार्ट का एमएमएस बना लिया, या किसी के प्राइवेट एक्ट का भी एमएमएस बना के इंटरनेट पे अपलोड कर दिया। अब हमें ये तो पता है, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि ये पनिशेबल ऑफेंस है, इसमें 5 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के प्रोविजंस के हिसाब से 1 से 5 लाख तक का फाइन भी हो सकता है। पर अगर ये एमएमएस बन गया और आपको पता चला कि ऐसे ऐसे एमएमएस प्रेवलेंट है, इंटरनेट पे अलग अलग वेबसाइट्स पे चल रहा है, तो आप क्या करें? आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोकल थाने में जाएं, कंप्लेंट करें। आपकी कंप्लेंट को साइबर सेल में ट्रांसफर किया जाएगा। अगर लोकल थाना आपका लोकल चौकी या लोकल थाना आपकी कंप्लेंट नहीं लेता है, तो आप डायरेक्ट जाके अपने एरिया के एसपी या कमिश्नर ऑफिस में जाके कंप्लेंट फाइल करें, और वहां से वो साइबर सेल को ट्रांसफर कर देंगे। साइबर सेल के पास टेक्नोलॉजी है, उनको हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर सेल बनाया गया है पूरे देश में। साइबर सेल्स को टेक्नोलॉजी दी गई है, उनको सोफिस्टिकेटेड टूल्स दिए गए हैं, ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि कहां से ये एमएमएस अपलोड किया गया है। हम वो आईपी एड्रेस को ट्रेस करते हैं। आईपी एड्रेस क्या है? हर कम्युनिकेशन डिवाइस, जो कि चाहे लैपटॉप हो चाहे मोबाइल फोन हो, उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, उसको ट्रेस किया जा सकता है। वो सबसे पहले जहां जिस भी वेबसाइट्स पे ऐसा कोई एमएमएस अपलोड किया गया है, वो आईपी एड्रेस ट्रेस कर लेते हैं कि किस कम्युनिकेशन डिवाइस से, किस कंप्यूटर से, किस लैपटॉप से, किस मोबाइल फोन से ये अश्लील एमएमएस अपलोड किया गया, और वो ट्रैक कर लेते हैं, और जो भी इसमें कल्प्रिट होता है उसे सजा दी जाती है पकड़ के। जी चलो, एक कॉलर बहादुरगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश हैं। राकेश जी नमस्कार। राकेश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। एक्चुअली क्या है, 2011 में मेरे मोबाइल से किसी ने पीछे से सिम डाल के फोन कर दिया, और वो किसी मैम को उल्टा सुल्टा बोल गई थी। तो फिर वो केस कोर्ट में चला गया, उन्होंने एफआईआर वगैरह लॉन्च होगी, तो अभी कोर्ट में केस पेंडिंग है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, जिस बंदे ने सिम डाल के मेरे मोबाइल से फोन किया, तो क्या इस सिचुएशन में मेरे ऊपर कोई प्रेशर आ सकता है जी, कोई कार्रवाई? जी, जैसे कि आपने कहा कि फोन तो आपका यूज हुआ था, पर सिम कार्ड किसी और का था। अगर सिम कार्ड किसी और का था, तो मोबाइल नंबर भी किसी और का ही होगा, और उसके नाम पे ही रजिस्टर्ड होगा वो पर्टिकुलर नंबर।
अगर वो मोबाइल का नंबर आपके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्योंकि आप वो मोबाइल फोन उसका IMEI कोड आपके मोबाइल फोन का आएगा जो कि आपके नाम पे है, उसमें आपको एज अ विटनेस बुलाया जा सकता है। पुलिस आपसे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, कोर्ट में एज अ विटनेस बुलाया जा सकता है। तो आप वहां अपना बयान दे सकते हैं कोर्ट में कि ऐसे ऐसे मेरी नॉलेज में आया कि ये एक थर्ड पर्सन ने, कोई किसी और व्यक्ति ने मेरा मोबाइल फोन यूज किया, उसने अपने सिम का इस्तेमाल करके किसी भी महिला के साथ, जिनके साथ भी ऐसी कोई बातें की हैं, अश्लील बातें की हैं, उल्टी सीधी बातें की हैं, तो आपका बस बहुत अच्छा डिफेंस है कि आपका अपना सिम कार्ड यूज नहीं हुआ, वो किसी दूसरे व्यक्ति का सिम कार्ड यूज हुआ था। हाँ, आपका फोन जरूर यूज हुआ आपकी कंसेंट के अगेंस्ट, क्योंकि आपकी एक्सप्रेस कंसेंट नहीं थी, तो आपके ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए। वो सिम कार्ड जिस व्यक्ति का था जिसने मोबाइल यूज किया आपका, आप भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये थर्ड पर्सन है, इसने यूज किया और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, इसने जो भी ऐसा काम किया, तो आपके ऊपर बात नहीं आनी चाहिए। जिसने भी ये एक्चुअल एक्ट किया है, जिसने एक्चुअली फोन किया था, वो कल्प्रिट है, उसे ही सजा मिलेगी। जी चलिए राकेश जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। वकील साहब, ये जैसा क्वेश्चन आया था राकेश जी का, इसी पे एक सवाल है, कई बार फोन खो जाता है जी, विद सिम खो गया आपका फोन, तो कैसे वो तो कोई भी यूज कर सकता है, उसका कोई मिसयूज हो सकता है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है या क्या करें उस वक्त? बिल्कुल ठीक बात है। सबसे पहले अगर आपका फोन कभी गुम जाता है सिम के साथ, उसी समय बिना समय खोए आप पास की चौकी में जाएं, पास के थाने में जाएं और एक कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं। साथ ही साथ जो आपका सिम है, जिस सर्विस प्रोवाइडर का सिम है, जिस कंपनी का सिम है, उस कंपनी के कस्टमर केयर पे फोन करके सबसे पहले अपना सिम ब्लॉक कराएं। साथ ही साथ अपने लोकल चौकी में, पास के थाने में जाके कंप्लेंट लिखवाएं कि इस तरीके से आपका फोन गुम हो गया है और वो उसका मिसयूज हो सकता है, तो आपने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दें। ये अगर आपका फोन गुम हो गया है, खो गया है, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसमें आप पुलिस वाले आपकी इन्फॉर्मेशन नोट करके, आपकी कंप्लेंट को नोट करके आपको नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट इश्यू करेंगे। उसके बेस वो आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि इस समय पे आपका मोबाइल फोन गुम हो गया है। अगर उसके बाद उसका मिसयूज होता है तो आप उसके लिए लायबल नहीं है। तो एडवाइस यही है कि इमीडिएटली अगर आपका फोन गुम हो जाता है तो इमीडिएटली थाने में जाएं, कंप्लेंट दर्ज करें, साथ साथ अपना सिम कार्ड ब्लॉक करें। जी वकील साहब, ये तो हुआ कि जैसे ही खोया आपको पता चला और आपने कंप्लेन करा दी। कई बार तो ऐसा होता है कि मोबाइल आपने कहीं रखा, वो गायब हो गया और आपको पता ही चलता है काफी देर बाद जब नेक्स्ट कॉल करनी होती है कि हमारा तो मोबाइल मिसिंग है, लेकिन तब आप कंप्लेन उस वक्त नहीं करा सकते जब वो खोया था। उस केस में क्या होगा? और उतनी देर में अगर उससे कोई हो गया गलत काम उस मोबाइल, बात है कि अब ऐसे भी केसेस होते हैं कि आप मोबाइल रखे भूल गए, आपको 1 घंटे बाद याद आया, इतने में उसका मिसयूज हो गया। यूजुअली इसलिए एडवाइस किया जाता है हर व्यक्ति को कि अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा के रखें, ताकि पासवर्ड, अगर आपका मोबाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो कोई दूसरा व्यक्ति उसे यूज नहीं कर पाएगा। अनलेस एंड अनटिल उसको फॉर्मेट कर दे, आपका सिम को यूज नहीं कर पाएगा अगर आपने उस मोबाइल में पासवर्ड लगाया हुआ है। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका मोबाइल नहीं मिल रहा है या किसी दूसरे के हाथ लग गया होगा, इमीडिएटली अपना सिम ब्लॉक कराएं। और जैसे ही आपकी नॉलेज में आता है कि फोन नहीं है आपका, आप इमीडिएटली थाने में जाके अपनी रिपोर्ट कर सकते हैं कि मुझे पता चला, हो सकता है पहले से गुम हो, मेरी नॉलेज में अभी आया कि मेरा फोन अभी नहीं मिल रहा है, और आप रिपोर्ट करें इस बात की पुलिस में। जी चलिए, राहुल जुड़ गए हैं फोन लाइन पे हमारे साथ गुड़गांव से। राहुल जी नमस्कार। राहुल जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। इंटरनेट पे आजकल गैम्बलिंग के इतनी सारी साइट है। हेलो नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, पूछिए। जी मेरा सवाल है, इंटरनेट पे आजकल इतनी सारी गैम्बलिंग साइट है, सारे बच्चे लोग गैम्बलिंग करते हैं उससे। जी चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है इनसे हमारा। खैर राहुल जी, आप दोबारा कॉल करें। मेरे ख्याल वकील साहब उनका क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं हुआ था। तो राहुल जी आप दोबारा कॉल करें, दोबारा आपका नंबर लगता है तो वकील साहब आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, पर हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है साइबर अपराध। इससे जुड़े आपके कोई सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वकील साहब, अभी फोन गुम जाए, अगर इसकी बात हो रही थी ब्रेक से पहले, फोन खो गया तो आपको तुरंत कंप्लेन करानी है, ताकि उसका अगर मिसयूज होता है तो पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी एक FIR है आपकी, इस समय खोया है और उसके बाद मिसयूज हुआ है इसका। ये ट्रेस कैसे किया जा सकता है कि फोन चोरी हुआ, किसके पास है? क्या ये ट्रैक किया जा सकता है?
वैसे तो अगर आप पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस की कोशिश होती है वो चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखते, आपको कहेंगे कि आप ऐसी कंप्लेंट लिख के दीजिए कि आपका फोन गुम हो गया है। गुम होने के केस में तो फटाफट आपको एनसीआर यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दे देंगे। अगर आप उसमें अपनी कंप्लेंट में लिखेंगे कि मेरा फोन चोरी हो गया है, तो आपको 4 जगह घुमाएंगे, 4 स्टेटमेंट लेंगे और आपको 4-5 दिन का वेट कराएंगे एफआईआर लॉन्च करने से पहले। वो कहेंगे हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे, और आपको एक्चुअली वो डिस्करेज करना चाहते हैं ये थेफ्ट की एफआईआर कराने से। वो आपको एनसीआर करने के लिए उत्साहित करेंगे कि आप नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट या डीडी कटवा लें, जिससे कि आपको नया सिम मिल जाए। उससे उन्हें ट्रैकिंग पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। चोरी के केस में उन्हें जरूर ट्रैक करना पड़ता है। अब अगर बात करें फोन ट्रैकिंग की, क्या वो किया जा सकता है? आंसर है हाँ, वो फोन ट्रैक किया जा सकता है। अगर पुलिस चाहे तो वो ट्रैक कर सकती है। हर जिले में, हरियाणा में हो या पूरे देश में, हर जिले में साइबर सेल बनाए गए हैं, और साइबर सेल्स के पास सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है, सोफिस्टिकेटेड टूल्स उन्हें दिए गए हैं, जिसमें कि अगर आप उनको अपना IMEI नंबर दे दें तो उस IMEI नंबर के बेसिस पे फोन को ट्रेस कर लेते हैं जैसे ही फोन किसी और नेटवर्क पे आता है। यानी कि अगर आपका फोन किसी ने चाहे उसका सॉफ्टवेयर भी फॉर्मेट कर दिया, उसमें नया सिम डाल दिया और उसके बाद वो अपना नया सिम से यूज करना चाहता भी है, तो हर फोन के अंदर एक यूनिक IMEI नंबर होता है, उसको हम चेंज नहीं कर पाते। वो जैसे ही नेटवर्क पे नया सिम डाल के जैसे ही नेटवर्क पे आएगा तो फोन ट्रेस हो जाएगा किस जगह पे है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि फोन कई बार स्विच ऑफ रहता है। कुछ पुलिस वालों से मेरी बात हुई इस बारे में कि कितने % केसेस में आप फोन ट्रेस कर पाते हैं। तो उस पुलिस के साइबर सेल के व्यक्ति ने मुझे बताया कि जरूरी नहीं कि वो फोन हमेशा नेटवर्क पे आए। आजकल एक नया धंधा बन गया है चोरी करने वालों को। चोरों को पता है कि जैसे ही अगर दूसरा सिम भी डालेंगे तो फोन ट्रैक हो सकता है, ट्रेस किया जा सकता है। तो वो फोन के पुर्जे निकाल के दूसरे पुर्जों में, दूसरे फोनों में लगा देते हैं, इस तरीके से बेच देते हैं। या फिर दिल्ली की गफार मार्केट इस चीज के लिए बहुत ही फेमस है। वहां जो आपके फोन का यूनिक IMEI कोड है वो भी बदल देते हैं। मुझे तो यहां तक पता चला है कि सिर्फ 500 से 1000 रुपए लेके वो IMEI कोड ही बदल दिया जाता है, जिससे कि पुलिस वाले उस फोन को ट्रेस ही ना कर पाए। अब ऐसे में क्या किया जाए? वैसे तो पुलिस वालों के पास, साइबर सेल के पास हाई एंड मशीनरी होती है, हाई एंड टूल्स होते हैं। जैसे कि आजकल हाई एंड फोन्स आ गए हैं, स्मार्टफोन्स आ गए हैं जो कि इंटरनेट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हर ऐसा कोई डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो फोन हो, स्मार्टफोन हो, जो जिसमें भी इंटरनेट चल पाएगा, उसमें एक मैक एड्रेस होता है। वो भी IMEI कोड की तरह यूनिक एड्रेस होता है, और जो चोरी करते हैं वो मैक एड्रेस चेंज नहीं कर पाते। अगर साइबर सेल चाहे तो मैक एड्रेस के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकता है। उस सूरत में अगर किसी का लैपटॉप भी चोरी हो जाता है, उसको भी ढूंढा जा सकता है। पर इसके लिए साइबर सेल को पहल लेनी होगी। अभी वो सिर्फ IMEI कोड के बेसिस पे ही ट्रैक करते हैं। तो आपकी किस्मत है, अगर किसी ने IMEI कोड नहीं बदला और नेटवर्क पे फोन आ गया तो जरूर ट्रैक हो सकता है। और अगर आपने ट्रैक कराना है तो आपकी FIR की कॉपी और आपको एक कंप्लेंट, एक एप्लीकेशन लिख के साइबर सेल में देनी होगी कि ऐसे ऐसे हमारा फोन गुम हो गया था। ये FIR की कॉपी है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट की कॉपी है, और एक एप्लीकेशन लिख के दे कि हमारा फोन ट्रैकिंग पे लगाया जाए। अगर ट्रैक हो जाता है तो साइबर सेल आपको जरूर इन्फॉर्म करता है। जी वकील साहब, अगर मान लीजिए कोई साइबर क्राइम किया गया इंटरनेट पे, कंप्यूटर पे, तो आप पर कर सकते हैं। लेकिन आजकल स्मार्टफोन्स की आपने बात की, स्मार्टफोन है जिसपे इंटरनेट चलता है। अगर उस फोन से कोई क्राइम किया जाता है इंटरनेट पे, तो क्या वो भी क्रिमिनल ऑफेंस है, और वो किस तरह से ट्रैक किया जाए? बिल्कुल क्रिमिनल ऑफेंस है। वो भी एक साइबर स्पेस में एक इंटरनेट मीडियम के थ्रू ही क्राइम किया गया है। अगर किसी स्मार्टफोन से किया गया है तो वो भी साइबर क्राइम के दायरे में आएगा। अब उसे पकड़ा कैसे जा सके? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हर वो डिवाइस जो कि इंटरनेट के मीडियम में आएगा, जो इंटरनेट से कम्युनिकेट कर सकता है दूसरे डिवाइसेस के द्वारा नेटवर्क पे, उसे हर ऐसे डिवाइस को, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे स्मार्टफोन हो, उसे एक यूनिक IP एड्रेस एलोकेट होता है। वो IP एड्रेस सर्विस प्रोवाइडर देगा। यानी कि अगर आपका किसी भी मोबाइल कंपनी का, जैसे वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, किसी भी कंपनी का आपका सिम है, आप उसके थ्रू इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो आपको यूनिक IP एड्रेस मिलेगा। वो नेटवर्क डिपेंडेंट होगा। अगर आपने कोई क्राइम किया तो उस IP एड्रेस से पुलिस आपको ट्रेस कर सकती है। जो आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं वो बता देंगे कि इस IP एड्रेस ये इस समय इस व्यक्ति को एलोकेटेड था, और वो आपको पकड़ सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप कंप्यूटर से किसी ने साइबर क्राइम किया, उसी तरीके से कंप्यूटर में भी एक यूनिक IP एड्रेस मिल जाता है, जो सर्विस प्रोवाइडर होगा, जो कि आपका
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा जो ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो BSNL है, एयरटेल है या और कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है। उनसे पुलिस साइबर सेल आइडेंटिफाई कर लेता है कि क्या यूनिक IP एड्रेस है, और उस IP एड्रेस के बेसिस पे वो ट्रैक कर लिया जाता है कि किस कंप्यूटर से या किस स्मार्टफोन से ये क्राइम अंजाम दिया गया, और इसी तरीके से क्रिमिनल को पकड़ लिया जाता है। जी वकील साहब, कई बार देखा गया कि ऑनलाइन शॉपिंग भी अगर आप करते हैं इंटरनेट पे तो भी फ्रॉड्स हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं? अब अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या वो मीडियम सिक्योर है या नहीं है। अब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो जरूर उसमें आपको अपनी पेमेंट करनी है। पेमेंट आपको इंटरनेट के थ्रू ही करनी पड़ेगी, चाहे वो आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करें या फिर इंटरनेट बैंकिंग से करें। अब जब भी किसी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे जाते हैं, सबसे पहला आपको प्रिकॉशन देखना चाहिए कि आप ऊपर उसमें HTTPS लिखा हो। जहां वेबसाइट शुरू होगी उसमें ऊपर ही HTTPS लिखा होगा, S का मतलब सिक्योर। उस पर आप क्लिक करें तो आपको उसमें दिख जाएगा कि हाँ ये 128 या 256 बिट इंक्रिप्शन है, इसका मतलब वो सिक्योर वेबसाइट है। अगर वो सिक्योर वेबसाइट है उसके बाद ही आगे बढ़े और उस पर शॉपिंग करें। अब जब भी आप शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं या डेबिट कार्ड से कर रहे हैं, वो आप अपने पर्सनल कंप्यूटर्स पे ही करें, किसी साइबर कैफे या पब्लिक कंप्यूटर्स पे ना करें, क्योंकि पब्लिक कंप्यूटर्स पे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको की लॉगर कहा जाता है वो कुछ लोग इंस्टॉल कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, कोई भी आप की दबाएंगे, आप अपने कोई भी वेबसाइट खोल के बैंक की या डेबिट कार्ड नंबर कहीं डालते हैं या अपने इंटरनेट बैंकिंग में अपने यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, तो वो सॉफ्टवेयर आपके नाम डिटेल सब रिकॉर्ड करते जाएंगे। अगर आपका अपना पर्सनल कंप्यूटर है तो मेरा तो यही एडवाइस है कि आप जब भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग करें तो अपने पर्सनल कंप्यूटर से करें, किसी पब्लिक कंप्यूटर से ना करें, साइबर कैफे से ना करें। अगर आप साइबर कैफे से करते हैं तो बहुत चांसेस है कि इस तरीके के ऑनलाइन फ्रॉड हो सकते हैं। अगर आपकी कोई बैंकिंग इंफॉर्मेशन जैसे कि डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर या फिर आपके इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम पासवर्ड किसी और के पास चला गया तो ऑब्वियसली वो आपका बैंकिंग अकाउंट या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक्सेस कर सकता है, अपने लिए यूज कर सकता है, अपने बैंक में आपका अमाउंट आपके खाते में से अपने खाते में अकाउंट पैसा ट्रांसफर कर सकता है। इसलिए इस तरीके से बचिए और ये ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं आप। जी वकील साहब, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड क्लोनिंग होती है, ये क्या है क्लोनिंग? जी ये आजकल बहुत नया कॉन्सेप्ट आ गया है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड क्लोनिंग का। क्लोनिंग में क्या होता है कि आपके क्रेडिट कार्ड की, आप अगर अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड देखेंगे उस पर एक काली पट्टी होती है जिसको मैग्नेटिक स्ट्रिप कहते हैं। उसमें आपकी अकाउंट नंबर, आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। जब भी आप वो कहीं भी ATM में डालें, ATM मशीन में डालेंगे या किसी क्रेडिट कार्ड मशीन में स्वाइप करेंगे तो वो उसी काली पट्टी जो मैग्नेटिक स्ट्रिप में आपकी इंफॉर्मेशन होती है, वो मशीन उस इंफॉर्मेशन को पकड़ लेती है और उसके अकॉर्डिंगली ट्रांजैक्शन होती है। आजकल क्या हो गया कि कई ऐसी जगहों पे जो स्वैपिंग मशीन होती है उन्होंने उस मशीन में एक स्पेशल तरीके का एक डिवाइस लगा रखा होता है, ट्रैकिंग डिवाइस। उससे क्या होता है कि जब भी आप अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करेंगे, आपकी मैग्नेटिक स्ट्रिप में जितने भी इंफॉर्मेशन है वो डिवाइस रिकॉर्ड कर लेगा और वो उस इंफॉर्मेशन से एक दूसरा कार्ड लेंगे, ब्लैंक कार्ड में आपकी इंफॉर्मेशन डाल लेते हैं। यही चीजें आजकल ATM डिवाइस पे भी लगा दी जाती हैं। तो ऐसे ATMs जहां पे गार्ड ना हो, ऐसी में तो बहुत प्रेवलेंट है कि वो ऐसे कोई तीसरा व्यक्ति आके जहां भी आपने ATM का कार्ड डालना है वहां पे एक वैसा ही दिखने वाला कोई डिवाइस लगा जाएगा और उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी मैग्नेटिक स्ट्रिप की। बाद में वो आते हैं, अपना वो डिवाइस निकाल के ले जाते हैं या वो जिस मशीन में भी आपने स्वाइप किया उस डिवाइस में से इंफॉर्मेशन निकाल के एक ब्लैंक कार्ड में डाल लेते हैं और वो ब्लैंक कार्ड आपके डेबिट कार्ड की जैसा भी हो जाता है, उसमें आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब जो आपका जो नकली कार्ड बनाया गया, जो ब्लैंक में आपकी इंफॉर्मेशन डाल ली गई, इट इज एज गुड एज योर कार्ड, यानी कि आपके कार्ड जैसा ही है। उससे शॉपिंग भी कोई कर सकता है, खरीदारी कर सकता है, पैसे निकाल सकता है। हाँ, वो पैसे कटेंगे किससे? आपके खाते से, आपके अकाउंट से। तो अब इसमें क्या करें, क्या प्रिकॉशंस लें? तो प्रिकॉशन यही है कि कभी भी अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, कोशिश कीजिए कि अपने सामने करवाएं, अपनी आंखों के सामने, ताकि और उस मशीन को इंस्पेक्ट कर लें कि उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज तो नहीं लगाई गई, एक्स्ट्रा डिवाइस तो नहीं लगाया गया। कभी भी किसी ATM में जाएं तो वहां देख लें कि ATM मशीन में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो बाहर निकल सके, जो आपके कार्ड की इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग करने के लिए लगाई गई है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा देखा जाता है, कभी भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, वेटर आया, जी आपको पेमेंट करनी है, आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पकड़ा दिया, वो अपने आप स्वाइप करके ले आया और आपने साइन कर दिए। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप अपने सामने ही स्वाइप करवाएं ताकि आपको पता रहेगा कि आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन कोई कॉपी नहीं कर रहा एक ब्लैंक कार्ड में
और क्लोनिंग नहीं हो रही। जी वकील साहब, कई बार ऐसी ईमेल्स आती हैं या एसएमएस ही आ जाते हैं कि आपने करोड़ों रुपए जीत लिए, ये बहुत डिस्ट्रैक्टिंग ईमेल्स होती है, क्या ये सही होती हैं, और अगर नहीं होती तो ये कौन भेजता है, क्या है ये चीज? पहली बात, ये ईमेल्स बिल्कुल ठीक नहीं होती, और बड़े बूढ़ों की बात अगर हम माने तो मेहनत से ही पैसा कोई कमा सकता है, बिना मेहनत के किसी को पैसा नहीं मिलता। अब ये 3-4 साल से ये बहुत ही बढ़ गया है, बहुत ही ट्रेंड देखा गया है कि पहले ईमेल्स आती हैं आपके ईमेल अकाउंट में कि आपको कई हजार डॉलर की लॉटरी लग गई है, या आपका कोई डिस्टेंट रिलेटिव था वो आपके नाम बहुत सारा पैसा विल कर गया है। पहले ये चीजें ईमेल से आती थी, आजकल हमने देखा है कि ये चीजें एसएमएस भी आने लग गए हैं लोगों को कि आपके नाम बहुत सारा पैसा है, कोई आपके नाम विल कर गया, या आपके नाम कोई प्रॉपर्टी की दूसरे देश में विल कर गया, और आपसे ये कहेंगे कि अब अगर हमें आपको कागज चाहिए तो आप 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए हमारे अकाउंट में डाल दीजिए, हम प्रोसेस करवाते हैं। अगर एक इंसान के मन में लालच आ जाए, वो सोचता है ठीक है मेरी तो कई हजार डॉलर की लॉटरी लग गई, कई हजार करोड़ मेरे अकाउंट में आने वाले हैं, तो 1 लाख में जमा कर देता हूं, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लाख रुपए लगा के कई करोड़ रुपए आ सकते हैं, या कोई दूसरी देश में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आ जाएगी। ऐसे केस में अगर आप किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा जमा करा देंगे तो वो आपका पैसा भी नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी तो कभी थी ही नहीं, कोई लॉटरी तो आपकी निकली ही नहीं थी, जब आपने कोई लॉटरी खरीदी नहीं तो लॉटरी निकल भी नहीं सकती। ऐसे बहुत केसेस हुए हैं। और ये करते कौन है? ये यूजुअली जो नाइजीरिया के लोग हैं, वहां अफ्रीका के कुछ देशों में बहुत गरीबी है, तो वो साइबर स्पेस में इस तरीके के क्राइम करते हैं। अगर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, अगर कोई थोड़ा सा टेक्निकल व्यक्ति हो, वो आईपी एड्रेसेस ट्रेस करें, तो ये सीधा नाइजीरिया में ही जाके लैंड होते हैं। तो वहां से ये लोग ईमेल भेज देते हैं और अपना अकाउंट नंबर दे देते हैं कि आप इतने पैसे जमा करा दीजिए और आपको इतने करोड़ रुपए मिल जाएंगे। आपके असल भी चली जाती है और कुछ मिलता नहीं। उसके बाद अगर आप पुलिस कंप्लेंट कर भी देते हैं, पुलिस भी आपके लिए कुछ हेल्प कर नहीं पाती, क्योंकि जिसको पैसा ट्रांसफर हुआ वो तो कहीं दूसरे देश में ही बैठा है। जी वकील साहब, मान लीजिए कोई इंटरनेट से शॉपिंग करी, या जैसे आपने बताया कि मान लीजिए आपका हैक हो गया कार्ड का नंबर, या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की बात हो गई, इसमें फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं, तो क्या ये फाइनेंशियल लॉसेस क्लेम किए जा सकते हैं? अब इसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस तरीके के फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो जाते हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्लोनिंग हो जाती है, हो गई, या आपके बैंक अकाउंट नंबर्स और पासवर्ड किसी दूसरे व्यक्ति को मिल गए, उसने वो इंटरनेट बैंकिंग से यूज कर लिया। अब इसमें कॉम्पनसेशन ले तो किससे लें? कभी अगर आप पुलिस में जाएंगे तो पुलिस तो ढूंढने की कोशिश करेगी कि कौन क्रिमिनल है। कई बार मिल भी जाते हैं, कई बार नहीं मिलते। अगर इंटरनेट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है पैसा, तो ट्रैक किया जा सकता है कि किसके अकाउंट में पैसा गया। कई बार देश से बाहर भी चला जाता है, ऐसे बहुत ही केसेस होते हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही एक रिसेंट केस था जिसमें कि मोबाइल फोन किसी का एकदम से बंद कर दिया गया, जिसपे कि मैसेज आएंगे कि विड्रॉ किया गया है। इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड किसी ने चुरा लिया, दूसरे कनाडा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, और पैसे ट्रांसफर होते ही कनाडा में किसी ने एटीएम से सारा पैसा निकाल भी लिया। अब ऐसे केसेस में साइबर सेल के लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो पैसा दूसरे देश में ट्रांसफर कर दिया गया और फिर वहां की पुलिस, इंटरपोल को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब कई बार एक व्यक्ति जो इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहा है या अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज कर रहा है, वो अपने बैंक के ऊपर भी लायबिलिटी डाल देगा कि भाई बैंक को रीजनेबल प्रैक्टिसेस अपनानी थी, बैंक को आपसे पूछना था पैसा ट्रांसफर करने से पहले। और अगर कहीं ये सामने निकल भी आता है कि लोकल एजेंसी का या किसी बैंक का कोई उसमें कमी रह गई थी, तो आप उनसे कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए अपीलेट एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बनाए गए हैं हर स्टेट्स के लिए। हर स्टेट में साइबर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में बनाए गए हैं, पर इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा है इस सिस्टम का। बहुत ज्यादा लोगों को इसके प्रति नॉलेज भी नहीं है, ना ही वो जाके कंप्लेन करना चाहते हैं। अगर आप कंप्लेंट करें एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को, तो आप कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं। अगर बैंक के एंड पे कहीं कमी रही है, कोई ऐसा इंटरनेट के थ्रू आपका पैसा ट्रांसफर हो गया है जो कि कमी बैंक के एंड पे रही है, तो आप बैंक से क्लेम कर सकते हैं। अगर किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में पैसा चला गया, तो अगर वो ट्रेस हो जाता है, कोई तीसरा व्यक्ति जिसके अकाउंट में वो बेनिफिशियरी था, आपके अकाउंट से पैसा उसके अकाउंट में गया, तो वैसे तो क्रिमिनल ऑफेंस भी है। अगर उस व्यक्ति को सजा भी मिलेगी अगर वो आइडेंटिफाई हो जाता है, साइबर सेल वाले, पुलिस वाले उसे पकड़ के लाएंगे और कोर्ट में केस चलेगा। साथ ही साथ आप उससे कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं अपने पैसे की एडजुडिकेशन ऑफिसर के पास जाके। अगर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने आपके फेवर में डिसीजन नहीं दिया, तो आप साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल में भी जा सकते हैं। साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल दिल्ली में है जो कि वर्किंग है,
तो प्रोसीजर काफी है, कॉम्पनसेशन का प्रोसेस है, पर क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, इंटरनेट पर हुए क्राइम के प्रति इन्वेस्टिगेशन के लिए टूल्स नहीं है, पूरे ज्यादातर देश में ज्यादातर पुलिस भी सक्षम नहीं है इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन कर पाने के लिए, इसलिए कॉम्पनसेशन और आइडेंटिफिकेशन किसने क्राइम किया ये बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर आइडेंटिफाई हो जाए, प्रोसेस है कॉम्पनसेशन लेने का। जी वकील साहब, कई बार सोशल नेटवर्किंग साइट पर मानहानि हो जाती है, कई बार हो जाती है, तो ऐसे में क्या केस दर्ज कराया जा सकता है, कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं? जी, मानहानि है वो डिफेमेशन, तो डिफेमेशन के केसेस में आएगा ही। अगर आपके बारे में कोई डिफेमेटरी लैंग्वेज लिखता है जो कि ऑफेंसिव है, अनवांटेड है, तो उसमें साइबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का सेक्शन 66A उसके प्रावधान लागू होते हैं, तो उसके अंदर आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और पुलिस अफसर जो भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन भेजता है जिसमें भी डिफेमेटरी लैंग्वेज लिखी है, पुलिस अफसर उसको जाके आइडली अरेस्ट कर सकता है, पर ये बेलेबल ऑफेंस है। उसके साथ साथ भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 499 में भी डिफेमेशन के प्रोविजंस हैं, वो भी लगाए जा सकते हैं। कोर्ट में आप जा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, सूट फॉर डैमेजेस फाइल कर सकते हैं, साथ साथ क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं कि इस तरीके से मेरी मानहानि की गई और ये सारा मटेरियल हटवाया जाए। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो बाद में अमेंड भी हुआ 2008 में, इसके अंदर 2009 में गाइडलाइंस भी लाई गई थी जिसके थ्रू अगर कोर्ट में जाएं, कंप्लेंट करें या फिर जो ऑथराइज्ड ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके पास अगर अर्जी दें तो वो वेब पेजेस जिस पर डिफेमेटरी लैंग्वेज लिखी हुई है वो ब्लॉक भी करा सकते हैं। पर साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे कि हमने बात की सेक्शन 66A की, इसका बहुत मिसयूज भी हुआ है। आपने देखा होगा कि फेसबुक पे किसी ने कोई भी कमेंट लिख दिया, लाइक कर दिया या शेयर कर दिया, तो पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। किसी भी नेता के अगेंस्ट आपने लिख दिया, कोई भी नेता के अगेंस्ट कमेंट हो गए, किसी लड़कियों ने भी लाइक कर लिया तो पुलिस आई उन्हें उठा के ले गई। तो सेक्शन 66A जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, इसे बहुत ही हद तक मिसयूज भी किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ इसके अगेंस्ट कुछ PIS भी फाइल हुई, तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी इशू की हुई है जिसके तहत कि अगर कोई इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन होती है, सेक्शन 66A में अगर कोई कंप्लेंट फाइल होती है, तो इसमें जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है यानी कि IGP, उसकी परमिशन जरूरी है अरेस्ट करने से पहले फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटीज, या फिर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रूरल एरियाज के लिए जो छोटे एरियाज हैं, DCP या SP की SSP की परमिशन जरूरी है अरेस्ट करने से पहले। अब ये क्योंकि मैंने बताया कि इस प्रोविजन का काफी ज्यादा मिसयूज हुआ है, जो असली व्यक्ति अगर जाना चाहे तो वो परमिशन नहीं ले पाता। उसमें अगर 66A में कोई अगर एक्चुअली में ऑफेंस हुआ है, आप अगर जाएंगे, क्योंकि ये एडवाइजरी आ गई है, तो उसमें एक्चुअली आप जो क्रिमिनल है उसको अरेस्ट नहीं करा पाते। तो कानून में बहुत ही लक्यूना हो गया है, बहुत हौच पौच हो गया है। एक कानून सही था, पहले आया था कि हाँ इस तरीके से कंप्लेंट कर सकते हैं, पर अगर जब भी आम आदमी जाता था इस तरीके के डिफेमेशन की कंप्लेंट करने, ऑफेंसिव लैंग्वेज अगर इंटरनेट पे या फेसबुक में यूज की, आम आदमी की कंप्लेंट तो दर्ज होती नहीं थी। हाँ, कोई नेता, कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी जब पुलिस को कंप्लेंट करता था तो आम आदमी को उठा के ले जाते थे, 3-3, 4-4 दिन अंदर रखते थे, उसके बाद जाके जमानत होती थी। तो कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि रैशनलाइजेशन लाए, इस कानून में जो भी चेंजेस करने हैं करे, ताकि ये मिसयूज ना किया जा सके और आम जनता जो इंटरनेट यूज कर रही है उसका उससे फायदा हो सके। जी वकील साहब, जब भी इंटरनेट यूज करें जी, तो कैसे मेक श्योर करें कि जो भी आप डेटा अपना दे रहे हैं, पर्सनल डेटा कहीं भी आप यूज कर रहे हैं, वो सिक्योर रहे? किन चीजों का ध्यान रखें जब भी हम सोशल नेटवर्किंग साइट यूज कर रहे हैं? जब भी आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज करते हैं तो सबसे पहले तो बात है कि आपको ये समझना पड़ेगा सोशल नेटवर्किंग साइट्स एक पब्लिक फोरम है, यानी कि वो पब्लिक है, जनता के बीच में आप अपनी इंफॉर्मेशन रख रहे हैं। अगर आप अपनी कॉन्फिडेंशियल फोटोज, कुछ ऐसी फोटोज जो कि आप पूरी दुनिया को नहीं दिखाना चाहते, कुछ ऐसी प्राइवेट फोटोग्राफ्स हैं आप अपलोड कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप इनवाइट कर रहे हैं लोगों को, आप वो पब्लिक के बीच में डाल रहे हैं खुद ही। उससे रिफ्रेन करें, वो ऐसा ना करें। कोशिश करें कम से कम फोटोग्राफ्स डालें, ऐसी फोटोग्राफ्स डालें जिसका मिसयूज ना हो सके। बल्कि आजकल तो ऐसा भी देखा गया है कि फेसबुक से फोटो निकाल लेते हैं, फोटो मॉर्फ कर लेते हैं, यानी कि आपका महिलाओं के साथ ऐसा ज्यादा होता है, गला तो असली महिला का होता है, उसमें एडिट करके और नीचे किसी ऐसी मॉडल की फोटोग्राफ लगा देते हैं, शरीर किसी और का और गला किसी और का। इसलिए अपनी फोटोग्राफ्स कम से कम शेयर करें, उसे पब्लिक डोमेन में ना डालें। अगर आप फोटोग्राफ किसी के साथ शेयर भी कर रहे हैं तो ईमेल से कर सकते हैं, ईमेल यूजुअली पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती हैं, पब्लिक फोरम में ना डालें।
वैसे भी इंटरनेट यूज करें तो अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कम से कम दें। फिर हर वेबसाइट, जो भी वेबसाइट आप यूज कर रहे हैं उस पर टर्म्स ऑफ यूज लिखे होते हैं, उन टर्म्स ऑफ यूज को जरूर पढ़ें। ऐसा देखा जाता है कोई भी व्यक्ति टर्म्स ऑफ यूज को नहीं पढ़ता, उस टर्म्स ऑफ यूज को देखा और क्लिक कर दिया। टर्म्स ऑफ यूज को पढ़े और अकॉर्डिंगली उसमें लिखा होता है कि आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन कैसे यूज की जाएगी, उनकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़े और अकॉर्डिंगली ही अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डालें। अपने सिस्टम्स को पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखें और ये जो सिक्योर पॉलिसीज है, सिक्योर प्रैक्टिसेस हैं, वो फॉलो करें इंटरनेट यूज करने के लिए। जी वकील साहब, क्योंकि वक्त कम है, एक बार जल्दी से जानना चाहेंगे, अगर आपके साथ कोई ऐसा साइबर अपराध हो ही जाता है जी, तो कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं? अगर ऐसा साइबर अपराध आपके साथ हो गया है, सबसे पहले आप लोकल थाने में जाएं और वहां कंप्लेंट करें। लोकल थाने वाले बाउंड है, लोकल एसएचओ चौकी इंचार्ज बाउंड है, आपकी कंप्लेंट नोट करेगा और उसे साइबर सेल को ट्रांसफर कर देगा। अगर लोकल थाने वाले, ऐसा भी हो सकता है आपकी कंप्लेंट दर्ज ना करें, ऐसे केस में आप अपने एसपी ऑफिस जाएं, अपने जिले के, अगर कमिश्नर है तो कमिश्नर ऑफिस में जाएं, वहां रिटन कंप्लेंट दें, उसकी एक कॉपी की रिसीविंग ले लें। कमिश्नर ऑफिस से वो कंप्लेंट साइबर सेल चली जाएगी और साइबर सेल वाले आपको भी बुलाएंगे, आपसे समझेंगे कि किस तरीके का अपराध आपके खिलाफ हुआ और वो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे। साइबर सेल हर जिले में, देश के हर जिले में साइबर सेल गठित किए गए हैं। साइबर सेल्स को सोफिस्टिकेटेड मशीनरी दी गई है, एडवांस टूल्स दिए गए हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर साइबर स्पेस में कोई भी क्राइम हुआ है तो उसको ढूंढा कैसे जाए, पकड़ा कैसे जाए। वो कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, कोई भी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है, उनसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं और वो उन सर्विस प्रोवाइडर का दायित्व है, उन्हें साइबर सेल को वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है अपराध को पकड़ने के लिए, अपराधी को पकड़ने के लिए। ज्यादातर केसेस में साइबर सेल के ऑफिशियल्स पकड़ पाते हैं अपराधी को, कभी कभी समय लग जाता है पर पकड़ा जरूर जाता है। जी चलिए वकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, इतनी इंफॉर्मेशन हमें देने के लिए साइबर अपराध के ऊपर। तो ये था आज का कानूनी पहलू। अगली बार फिर हाजिर होंगे कुछ नया लेकर, तब तक के लिए